नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि कल आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। यानी ये लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने थे, लेकिन 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब बारी आखिरी चरण की, यानी 7वें और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इसमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान है। साथ ही बिहार की बात करें तो बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग है। हिमाचल की सभी 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी चरण में मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन 13 सीटों पर वोटिंग है उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। तो ये वो 13 सीटें हैं जिनमें वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, क्योंकि कल यानी 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। यानी कल आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। इसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर इस आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसके बाद बारी होगी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स की। 4 जून को नतीजे हैं, 1 जून को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण, 7वां और आखिरी चरण भी संपन्न हो जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, साथ ही पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। अगर बात यूपी की करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यूपी इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास, तो यूपी की कल 13 सीटों पर वोटिंग है। इन 13 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं ये भी आपको बता देते हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। आपको बता दें कि पूर्वांचल की ये सभी सीटें हैं। वाराणसी इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का कल आखिरी दिन, कल आखिरी चरण के लिए मतदान होना है, जिसमें देश भर के 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। तो कल वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो जाएगा। उसके बाद बारी है तो सिर्फ मतगणना की। 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। तो लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होना है। आपको बता दें कि 6 चरणों के लिए वोटिंग पहले ही हो चुकी है। अब बारी कल 7वें और आखिरी चरण की है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल पहले चरण से हुई थी। 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल बारी आखिरी और अंतिम चरण की है, यानी 7वें चरण की, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो आखिरी चरण का रण काफी ज्यादा भीषण होने वाला है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी। साथ ही आपको बता दें इसमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटें शामिल हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा अवनीश का रुख कर लेते हैं। अवनीश, जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम का कल अंतिम और आखिरी चरण है, जिसके साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार। ऐसे में क्योंकि गोरखपुर में भी कल चुनाव है, किस तरह से आप हलचल देख पा रहे हैं, कैसी तैयारियां? जी, अगर हम बात करें तो गोरखपुर में आज चुनाव बंद हो चुका है, लेकिन चोरी चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
वही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो लाइव आकर के प्रचार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रचार आचार संहिता के सीधे उल्लंघन भी कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रचार बंद हो जाता है तो गोपनीय तरीके से प्रचार किया जाता है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता हैं, कुछ ब्लॉक प्रमुख हैं वो, जिनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, फेसबुक पे वो लाइव हैं और जनता से जैसे मिल रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आचार संहिता के उल्लंघन भी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन जो है मुख्य दर्शक भी बनी हुई है। यानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गोपनीय तरीके से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से कल वोटिंग है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से मतदान को लेकर किस तरह से तैयारियां? जी, प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है 4 चौबंद है और सारे विद्यालयों पे जो है एसएसबी और पैरामिलिट्री लगा दी गई है, पुलिस बल भी तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पुलिस चप्पे चप्पे पे लगी हुई है, बाकायदे जो है आने जाने वाली गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। कुछ देर पहले कुशीनगर से एक वीडियो आई थी जिसमें भावी प्रत्याशी पिंटू सिंह जी के साथ पुलिस जो है ये बात करते नजर आ रही थी कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं, लेकिन पैसे की कोई बीटीओ नजर नहीं आई। वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर सदर सीट से कुछ देर पहले काजल निषाद ने चुनाव बोर्ड से पहले अपना वीडियो जारी किया, जिसमें काजल निषाद ने यह कहा कि निषाद जो है यहाँ की सीट को जिताने के कार्य करते हैं और वो निषादों को लेकर के भावुक होकर के रोती नजर आई और उन्होंने अपने आज उनका जन्मदिन भी है और इस अवसर पर उन्होंने निषाद समाज के लोगों से वोट की अपील भी सोशल मीडिया पे की है। अवनीश, जिस तरह से गोरखपुर की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कर्मभूमि भी इसे कहा जाता है। मौजूदा सांसद रवि किशन यहां से फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और बीते दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के समर्थन में रोड शो भी यहां पर किया। ऐसे में जहां एक तरफ रवि किशन की अगर दावेदारी की बात करें, कितनी मजबूत स्थिति? जी, अगर हम बात करें रवि किशन जी की, तो रवि किशन जी के जो काफिले में रोड शो का व्यवस्था था वो 4 चौबस व्यवस्था देखा गया, लेकिन लोगों का जो भीड़ था उसका जमावड़ा काफी देखने को मिला, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनता से अगर बीजेपी से समर्थित कार्यकर्ता हैं उनको हराना बड़ा कठिन होता है। और अभी भी जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों पक्ष जो है गर्म है। अगर हम बात करें काजल निषाद की, कुछ समर्थक काजल निषाद के भी नजर आ रहा है। अगर वहीं हम बात करें रवि किशन जी की, तो रवि किशन जी भी भारी पड़े। तो अभी कुछ ये तो फैसला जनता करेगी कि कौन किसके सर पे ताज लगेगा। यानी बिल्कुल किसके सर पे यहाँ पर कौन दिल्ली पहुंचता है गोरखपुर से, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 जून को नतीजे हैं। फिलहाल उससे पहले कल गोरखपुर में वोटिंग है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने मतदान केंद्र गोरखपुर में बनाए गए हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं, ताकि मतदान जो है अच्छे से संपन्न हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ईवीएम में किसी तरह की दिक्कत ना हो, मॉक पोलिंग किस तरह से कराई जा रही है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और साथ ही इससे पहले चरणों में हमने देखा कि किस तरह से मतदाताओं में उदासीनता दिखी, गर्मी का भी एक फैक्टर रहा कि मतदाता घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे में गोरखपुर में ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत रहे, उसके लिए किस तरह से तैयारियां? जी, अगर हम सबसे पहले बात कर लें गर्मी की, तो कल से जो है 47 से 48% गर्मी है। वहीं गोरखपुर में जो है दिखा रहा है कि 50 से 52% गर्मी की आशंका जताई जा रही है। अगर गर्मी इस तरीके से रही तो जो मतदान करता है मतदान केंद्र पे वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गर्मी और कई लोग ऐसा भी है कि कल सड़कों पे गिर गए इस गर्मी के माहौल में। वहीं अगर हम बात करें ईवीएम मशीन की, तो ईवीएम मशीन की टेस्टिंग भी की जा रही है, मतदान भी किया जा रहा है और पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि जो आरोप लगाए जाते हैं वो सिद्ध न हो। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में प्रशासनिक व्यवस्था भी 4 चौबस की गई है, नाके पे पुलिस लगाई गई है, लोग जो है काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात खास तो ये है कि अन्य दल के जो वोट हैं वो बोलते हैं, लेकिन बीजेपी का जो वोट होता है वो साइलेंट है। इसलिए अभी जो है जहाँ जो 400 पार की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं निशाना जो है 400 पार की जो बात है वो सही साबित होता नजर भी आ रहा है। साथ ही अवनीश, जिस तरह से गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद रवि किशन को चुनावी रण में उतारा है, समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को, और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जावेद अशरफ को, ऐसे में क्या समीकरण आप बनते हुए गोरखपुर में देख पा रहे हैं?
में है उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि असलम रहे हैं, इसलिए इस उन पे बहुत लोगों का फोकस नहीं है। उनके समुदाय के लोगों का ही वोट उनको बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन जब मुख्यमंत्री महोदय ने जब जनसभा की रैलियां निकाली तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी जय श्री राम के नारे नजर भी आए और रवि किशन जी के साथ खड़े नजर आ रहे थे। यानी तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी हैं। यहाँ पर बीएसपी किसके लिए वोट काट सकता है अवनीश? जी, बीएसपी की बात की जा रही है तो लोगों के बीच एक सदगर्मी बनी है। बीएसपी के जो समर्पित कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि बीएसपी जो है भाजपा के हाथों बिक गई है और भाजपा की डी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं से बीएसपी को लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे किस तरह से गोरखपुर में समीकरण बन रहे हैं, किस तरह से तैयारियां, उसको लेकर चर्चा करेंगे। सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। सुशील का सीधे रुख कर लेते हैं। सुशील, अगर बात गाजीपुर की करें, क्योंकि आखिरी चरण के लिए कल वोटिंग होनी है, ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है और आखिरी चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का जो महासंग्राम है उस पर विराम लग जाएगा, फिर सिर्फ नतीजों का इंतजार है। ऐसे में गाजीपुर में किस तरह से तैयारी? हम गाजीपुर जिले की बात करें तो तैयारियां काफी जोरों पर हैं और गाजीपुर की डीएम मारिका अखौरी इन्हें निर्देश भी दिया है और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन हो या अधिकारी हो वो अपने अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन रिया, अगर मैं आपको बताऊं, पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट है गाजीपुर, जहां से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं, इसके साथ ही बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने गाजीपुर में चंद दिनों में लगातार यहाँ पर आकर रैलियां की। और रिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर रोड शो था, इसके साथ ही नरेंद्र मोदी गरजे थे, माफियाओं की बात की, इसके साथ ही हम कहें कि यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे। तो गाजीपुर का राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। राजनीति की दिशा में सभी ने अपने जो भी उनके तर्कस में तीर हैं सबको आजमा लिए। सीधा मुकाबला रिया जी यहाँ पर पारसनाथ राय जो कि बीजेपी से हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी के सबसे खास कहे जाते हैं मुख्तार के भाई अफजाल से उनका सीधा मुकाबला। बिल्कुल, जिस तरह से सुशील आपने बताया कि गाजीपुर का जो रण है वो बिल्कुल तैयार है और कल क्योंकि वोटिंग है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने मतदान केंद्र गाजीपुर में बनाए गए हैं, वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहे, क्योंकि हमने देखा इससे पहले यूपी में जितने भी लोकसभा चुनाव के लिए जितने भी चरण हुए सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो है पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा। ऐसे में मतदाताओं में उदासीनता दिखी। मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने में किस तरह से प्रशासन की तैयारियां? रिया जी, सही कहा आपने, क्योंकि अंतिम फेज में पूर्वांचल में चुनाव है और यहाँ पर डीएम ने निर्देश भी दिया है कि जो भी वोटिंग के लिए आता है उनको मॉल में या ऐसे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन पर छूट दी गई है, 30% तक की रिया जी छूट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने रिया जी सही कहा, जो मतदान करने वाले लोग हैं वो घर से निकल नहीं रहे हैं। हो सकता है गहरी निराशा हो, लेकिन पूर्वांचल में गाजीपुर जिले में ये सरगर्मियां तेज है कि इस बार की वोटिंग लोग करने वाले हैं, घर से निकलने वाले हैं, क्योंकि बड़ा यहाँ पे कुनबा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ पर जो ताल ठोक रही है, बड़े बड़े सुरमाओं के आने से गाजीपुर का समीकरण रिया जी पूरी तरीके से बदल चुका है। और यहाँ पर अफजाल अंसारी जो कि इससे पहले बसपा के सांसद थे, उनके लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बसपा का रिया जो बैंक था, बहन मायावती की लोग बात करते हैं, वहाँ बसपा के ही प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह हैं, तो बड़ा सवाल है। लेकिन इस रण में मैं बताऊं, बीजेपी को कमल खिलाना भी बड़ी चुनौती है, लेकिन पारसनाथ राय ने कैंपेन की है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आके। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि पारसनाथ राय के लिए गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद रहे, रोड शो उन्होंने किया, दोनों डिप्टी सीएम हो वो मौके पर दिखे, तमाम दिग्गज जो है भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंचे। ऐसे में एक तरफ पारसनाथ राय, दूसरी तरफ अफजाल अंसारी, और जिस तरह से मुख्तार अंसारी का अभी हमने मामला देखा, उनकी मौत हुई, सहानुभूति भी एक हो सकता है, सहानुभूति एक फैक्टर रहे अफजाल अंसारी के साथ। ऐसे में किस तरह से आप गाजीपुर का रण देख पा रहे हैं, क्या समीकरण बनते हुए देख पा रहे हैं? और जैसे बीएसपी की तरफ से उमेश सिंह चुनावी रण में है, बीएसपी का फैक्टर यहां पर कितना मजबूत? रिया जी, आपने सही कहा, लेकिन मुख्तार अंसारी के इंतकाल का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। भले ही नहीं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कोशिश की थी, वो जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी घर भी पहुंचे थे, सहानुभूति एक बटोरने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, वो कितना बड़ा फैक्टर रह सकता है?
रिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को यहाँ पे भेजा था, जो कि आजमगढ़ से सांसद है। लेकिन उसके बाद रिया जी क्या हुआ ना कि जब ओवैसी गाजीपुर आए, मोहम्मदाबाद जब ओवैसी आए हैदराबाद से, तब ऐसा लगा अखिलेश यादव को कि क्या मैंने कुछ भूल कर दी। उसके बाद अखिलेश यादव आए, मिले। लेकिन गाजीपुर के रिया जी समीकरण की बात करें तो, वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी ने बड़े बड़े जो उनके वोट बैंक है उनको रिया जी साधा है। कुशवाहा बिरादरी की मैं बात करूं, निषाद बिरादरी की मैं बात करूं, राजभरों की बात करूं, गुप्ता वोटरों की मैं बात करूं, मतलब जो भी वोटर है उनको साधने की पूरी कोशिश की है। मुख्तार अंसारी का रिया जी यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, यहाँ पर माफिया बनाम कट्टा की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अध्यापक हैं, पारसनाथ राय की छवि साफ सुथरी कही जाती है, पेशे से वो अध्यापक हैं, आरएसएस के संघ से जुड़े। और रिया जी मैं आपको बताना चाहूंगा 1985 से लेके अब तक मनोज सिन्हा ने जब भी गाजीपुर जिले में चुनाव लड़े वो उसका हिस्सा थे, तो एक साफ सुथरी छवि मानी जा रही है। एक मुख्तार अंसारी का के भाई का रसूख, अगर मैं कहें पूर्वांचल में जिनको डाउन कहा जाता है, क्या उसका फायदा हो पाएगा। लेकिन रिया जी सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, अफजाल अंसारी पहली बार मुख्तार अंसारी के न रहने पे गाजीपुर के रण में कूदे हैं। ऐसा क्या इसको वो बचा पाएंगे, ये भी बड़ी चुनौती है। क्योंकि रिया जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जब मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव हारे थे तो गठबंधन था, इससे बड़ा वोट बैंक था जिसको अफजाल अंसारी ने साध लिया था। लेकिन इस बार उस वोट बैंक को साधना बड़ी चुनौती, क्योंकि रिया जी आपने खुद ही बताया कि डॉक्टर उमेश सिंह गाजीपुर से वो प्रत्याशी है। तो बसपा का जो वोट बैंक है रिया जी, वो अब हाथी को ही देखता है। अतः यहाँ से बीजेपी और सपा का सीधा मुकाबला है और बड़े यानी बिल्कुल सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। हालांकि बीएसपी इस टक्कर में कहां पर नजर आती है, किसके लिए वोट जो है काटती है, ये देखना शायद हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अवनीश हमारे साथ लगातार गोरखपुर से बने हुए हैं। अवनीश का एक बार रुक कर लेती हूँ, वापस आऊंगी आपके पास। सुशील, अवनीश, अगर बात करें गोरखपुर की, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रवि किशन के लिए मौके पर डटे हुए रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और गोरखपुर एक ऐसी सीट है जो सिर्फ रवि किशन के लिए ही नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी साफ की बात हो जाएगी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक गढ़ है या जो राजनीतिक पारी की उन्होंने शुरुआत की थी वो गोरखपुर से की थी, और ऐसे में रवि किशन के लिए जमकर प्रचार प्रसार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जी, अगर हम बात करें रवि किशन जी की और मुख्यमंत्री की, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर रवि किशन जी हारते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय चुनाव हारेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय भी जो है इस सीट पे अपनी पूरी दांव पेच लगाए हुए हैं और किसी न किसी तरीके से सीट नहीं हारना है, ये मुख्यमंत्री भी महोदय लगे हुए। और तमाम बीजेपी के जितने बड़े चेहरे हैं वो गोरखपुर का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं से माना जाए कि जनता कुछ रवि किशन जी से नाराज भी है ग्रामीण अंचल की, लेकिन अगर शहरी बात करें तो शहर के लगभग लोग रवि किशन जी से खुश हैं। जी, जिस तरह से एक तरफ काजल निषाद और एक तरफ रवि किशन, क्या लग रहा है आपको जो मुद्दे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो या रोजगार का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, वो जनता के बीच कितना पहुंच रहे हैं? जी, अगर हम बात करें काजल निषाद और रवि किशन जी की और मुद्दों की बात करें तो इस समय इंडिया गठबंधन के मुद्दे से काफी लोग ग्रामीण अंचल के लोग खुश हैं, क्योंकि शहर की बात करें तो शहर में बहुत कम वोट होते हैं, क्योंकि शहर में लोगों को जो है लोगों के बीच निरंतर रवि किशन जी बने रहते हैं। लेकिन अगर काजल निषाद की बढ़े तो वो निरंतर गांव के एक एक बूढ़ जवान छोटे बच्चे सभी युवाओं के साथ और सबसे वो जुड़ी रहती हैं। इसलिए काजल निषाद का भी बोलबाला ग्रामीण अंचल से ठीक ठाक है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा इसमें। अभी असर मिलजुला ही है। ठीक है सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अवनीश मणि त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही अब बात नोएडा की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप में मारपीट से जुड़ा ये पूरा मामला था। अमानतुल्लाह और उनके बेटे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नोएडा पुलिस करेगी। कुर्की की कार्रवाई, कोर्ट ने कुर्की का नोटिस चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। बेटे अनक और साथी आबू बाकर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस तीनों पर
इनाम भी कर सकती है घोषित। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि उनके बेटे ने नोएडा सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप में मारपीट की थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है, यानी उनकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए रिया बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान जो है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ओखला से, तो लगातार इनकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन्होंने जो है सेक्टर 95 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने को लेकर इनके बेटे के साथ में जो है इन्होंने मारपीट की थी, लेकिन उसके बाद लगातार पेट्रोल कर्मियों ने जो है इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी नोएडा सेक्टर 39 थाने में। लेकिन उसके बाद जब पुलिस विभाग को इस चीज की पता कि आम आदमी पार्टी के विधायक व्यक्ति ने जो है पेट्रोल पंप पे मारपीट की है, मारपीट करने के बाद जो है इनको काफी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद लगातार जब पुलिस इनके घर पे पहुंची तो इनसे पूछताछ करने के लिए, तो लेकिन उससे पहले अमानतुल्लाह खान ने जो है पुलिस को जो है धमका के जो है बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद लगातार जब कोर्ट में इसके वारंट जारी किए गए थे तो उनको बुलाया जा रहा था थाने में पूछताछ के लिए, लेकिन अमानतुल्लाह खान जो है आ नहीं रहे थे। लेकिन उनके बेटे भी नहीं आ रहे थे, साथ में जो उनका एक साथी और है वो भी अभी फरार चल रहे हैं। तीनों ही लोग जो है फरार चल रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, आदेश जारी करने के बाद उन्होंने जो है कुर्की के आदेश दे दिए कि जल्दी से जल्दी जो है कुर्की करी जाए। और लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो है अमानतुल्लाह खान जो है फरार चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा है कि उनको जो है इनाम भी घोषित कर सकते हैं नोएडा पुलिस जी। जिस तरह से, क्योंकि अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कुर्की का, क्या माना जाए पुलिस का अगला कदम क्या होगा? किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? और यहाँ पर कितनी मुश्किल है यहाँ पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ती हुई? देखिए बिल्कुल रिया बता दें, जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी रेट है तो लगातार इसमें जो है नोएडा की जो कमिश्नर लक्ष्मी सिंह चौहान है, लेकिन उसके बाद लगातार कार्रवाई करने के उन्होंने आदेश दे दिए गए हैं। क्योंकि ये विधायक हैं, विधायक के घर पे जब नोएडा पुलिस पहुंचती है पूछताछ के लिए, लेकिन उसके पहले भी लगातार नोएडा पुलिस को पूछताछ करने के लिए विधायक खुद मना करते हैं। लेकिन उससे पहले लगातार यही देखा जा रहा था, जब कोर्ट ने दोबारा वारंट जारी की है उसके खिलाफ नोएडा पुलिस ने, तो लेकिन उसपे भी जो है पूछताछ के लिए दोनों बाप बेटे नहीं है, विधायक भी और उस विधायक का जो बेटा है वो भी खुद नहीं आया यहाँ पर पूछताछ के लिए। नोएडा पुलिस बुलाती रही लगातार, ये जो नोटिस है वो काफी बार इनके घर पे पहुंचाए गए, लेकिन उसके बाद लगातार उसके कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कोर्ट के द्वारा जब वारंट जारी कराए गए नोएडा पुलिस की तरफ से, तो पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं। और इस पे जो है कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि इस पे जो है इनाम भी घोषित हो किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मारपीट पेट्रोल कर्मियों के साथ में की गई, क्योंकि 95 में जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बढ़ाने के लेकर इनका जो है विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद लगातार जब मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगी, तो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने विधायक और विधायक के बेटे के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। जो एक और साथी है इनका, उस पर भी जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें कि 307 के मामले में ये जो है फरार चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मारपीट और जिस तरीके से इन्होंने मारपीट की है पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ, लगातार पेट्रोल पंप के, यानी नितिन कुर्की का तो आदेश दे दिया गया है पुलिस, साथ ही ये बात भी निकल कर आ रही है कि तीनों पर इनाम भी घोषित कर सकती है। उसके बाद क्या माना जाए पुलिस का अगला कदम क्या रह सकता है? अब देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए हैं, यदि कुर्की की जाती है और जो विधायक है आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे यदि पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं जो है इनाम भी घोषित किया जा सकता है। क्योंकि नोएडा पुलिस इस समय जो है सख्ती से पालन कर रही है। नोएडा पुलिस जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह चौहान लगातार वो जो है एक्शन पे एक्शन ले रही है। क्योंकि देखा जाता है जब नोएडा पुलिस में जब कमिश्नरी रेड लगाई गई थी, तो उससे पहले से लगातार जो बदमाश थे वो भी जो है काफी अपने आप सरेंडर करने लगे थे। लेकिन उसके बाद जब विधायक हैं, और ये विधायक को भी अब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस जल्दी जल्दी जो अपनी गिरफ्तारी ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कुर्की का आदेश दिया है, और लगातार ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधायक के खिलाफ जो है वारंट जारी कर दिए गए हैं, और उसके बाद जो है इनाम भी इन पर घोषित किया जा सकता है। क्योंकि दो विधायक और विधायक के बेटे और जो उसका साथी है विधायक की बेटी का दोस्त है उसमें फरार चल रहे हैं। बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई, क्योंकि कोर्ट ने कुर्की का आदेश यहाँ पर दे दिया। नितिन, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।